चलो पढ़ते हैं अब। कल हमने पढ़ा था इटली का एकीकरण, नहीं पढ़ा था? तो सब मैप बनाने में लेट लग ही जाता है। इटली का एकीकरण पढ़ा था। इटली का एकीकरण जो है कि लगभग 2 क्लास में पूरा हो गया था, 2 से 3 क्लास चला गया था। ये आज जो हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। लेकिन ये जर्मनी का एकीकरण का मतलब है कि पढ़ने का मतलब क्या है? जर्मनी एकीकरण हम पढ़ रहे चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी भावनाएं सबसे पहले कहाँ से है? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस में। अब फ्रांस का क्रांति जो हुआ यहाँ पर, फ्रांस में जितनी घटनाएं हुई, ये फ्रांस से संबंधित जितने भी चीज पढ़ते हैं वो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? अब यहाँ जो हम पढ़ते हैं पूरे यूरोप में पढ़ते हैं, तो वहां पे 9th में हम पढ़ते हैं क्या है, एक एक देश के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना यहाँ जगा, और यहाँ से बताए थे कि पूरे फ्रांस जो है कि पूरे यूरोप में जो किस तरह प्रभाव रखता है। सर्दी लगे इसको तो छीके सब, न सर्दी लगे इसे तो छीके सब, ये बात किसने कहा था? ये ना कि यूरोप में जब फ्रांस को सर्दी हो जाती है तो पूरा यूरोप के देश क्या होता है? छिकने लगता है। यानी जो परिवर्तन दिखेगा पूरे यूरोप में दिखेगा। और यहाँ पर परिवर्तन करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। और जब भी हम बदलाव करते हैं देखना कि यही सब सीक्वेंस उठाते हैं, बार बार नहीं उठाते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट से। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है कि इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या बंधुता लाने कारण जो है कि धीरे धीरे पूरे यूरोप के देशों पे छा गया, अधिकार करना शुरू कर दिया। किसने? और यहाँ से घटनाक्रम में जो है कि फ्रांस घटनाक्रम पढ़ते हुए 1948 में बताए थे, सॉरी 1848 में आते आते 1848 आते आते फ्रांस का नया राजा बनता है नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय बनता है नया राजा। इधर जो है कि ऑस्ट्रिया में जो है कि फेडरिक यहाँ पे फ्रांसिस जोसेफ राजा है। कब? 1948 के बाद, या 48 से पहले, मतलब क्या या बार बार हो जाता, 1848 के बाद। और यहाँ पर मेटरनी का मृत्यु होता है। मेटरनी का क्या होता है? 1848 में क्या होता है? यहाँ से इसका ऑस्ट्रिया से इसका प्रभाव खत्म, जड़ से खत्म। 1815 से लेकर 1848 के बीच मेटरनी का युग खत्म हो जाता है। तो हम जो जर्मनी ये देख रहे हैं, ये वाला ब्लैक वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये जर्मनी का एक सीमा है, ठीक है? ये जो देख रहे हैं। और इसके नीचे देखेंगे तो ये है आपका ऑस्ट्रिया, ये देश है। और ये देखेंगे स्विट्जरलैंड है, नहीं है? बगल में ये क्या है? फ्रांस है। बगल में क्या ये? फ्रांस है। तो याद करो 1814 में वाटरलू का युद्ध होता है। और 1815 में यहाँ पर वियना सम्मेलन होता है। 1815 में क्या होता है? यहाँ पे वियना सम्मेलन होता है। और पुनः राजतंत्र स्थापित होता है पूरा यूरोप में। पुनः क्या स्थापित होता है? राजतंत्र स्थापित होता है 1815 से। 14 में जो है कि नेपोलियन बोनापार्ट का अस्तित्व यहाँ से क्या होता है? खत्म हो जाता है। याद है? पढ़ाए थे। अब बोलोगे सर थोड़ा इटली के बारे में भी कुछ बोलिए। इटली के एकीकरण में आपको जो है कि बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से जो है कि लॉन्ग वीडियो के साथ सब बात बताया गया है। अच्छा क्लास लिए हुए जर्मनी इटली के एकीकरण के लिए। अब थोड़ा सा इटली के एकीकरण की बातें करें। हम देखना पूरे यूरोप में सीक्वेंस जोड़ेंगे, तब तुम्हें यूरोप का सीक्वेंस जब समझ में आ जाएगा
तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री का इतिहास का ज्ञान सबसे बेहतर हो जाएगा, इसलिए इसको सही समझना। अब इसमें से हम बात किए थे यहाँ पर इटली का, ये इटली देश है, इटली का ये हिस्सा का नाम क्या है? इस हिस्सा का नाम क्या था? पिडमोंट है, ये पिडमोंट है। और इटली का ये वाला हिस्सा, पिडमोंट के बाद ये वाला हिस्सा क्या था? लोम्बार्डी था, नहीं था? लोम्बार्डी। ये वाला एरिया क्या था? ये वाला एरिया क्या था? परमा। ये वाला एरिया क्या था? ये वाला क्या था? ये है परमा, ये है टस्करी, ये है मेडोना। यहाँ से लेकर के पोप का आधिकारिक क्षेत्र था, पोप यही है। इटली का राजधानी का रोम न है? इटली का सबसे सुंदर शहर कौन सा? रोम। और इसका प्रभाव यहाँ पे पूरा पोप राजधानी का स्थान है ये। और ये वाला एरिया क्या है? नेपल्स है। और ये क्या है? सिसिली। सिसिली ये क्या है? यहाँ क्या था? सेवा और नीस। तो बताए थे कि यहाँ का राजा जो था चार्ल्स अल्बर्ट था, पूरे इटली एकीकरण चाहता था ये क्या? नहीं, ये ऐसे ही था, बस राजा था, जानता था कि मेरा इटली पूरा है। और वियना सम्मेलन में पूरा इटली को बांट दिया था 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में बांट दिया था। किसने बांटा था? मेटरनिक ने। किसने बांटा था? और 7 भागों में जब बांटा तो यहाँ का फिलहाल पूरा राजा क्या तभी कौन था? चार्ल्स अल्बर्ट। चार्ल्स अल्बर्ट सिर्फ इसके अधिकार को छीन करके इसे कोने में दे दिया। कहाँ में दिया है? पिडमोंट में दे दिया इसे। अब पिडमोंट में लगी है, ये है लोम्बार्डी, ये है वेनेसिया। ये क्या है? ये है परमा। ये क्या है? ये टस्करी ना? टस्करी। ये है मेडोना। ये क्या है? पोप का क्षेत्र है ये। बाद में यही पोप यहाँ आ गए किला में, नहीं आएगा? नेपल, सिसिली, सार्डिनिया। इसका नाम क्या था? सेवा। ये क्या है? नीस। यही है ना? इसके बाद जो है कि आता है यहाँ पे इटली में, इटली का राजा कौन था? चार्ल्स अल्बर्ट के मृत्यु के बाद यहाँ का दृश्य बदला। और इसी के चार्ल्स अल्बर्ट के रीजन में मेजनी एक विचारक था जो कि इटली का एकीकरण के बारे में सबसे पहले सोचा। इसे इटली का एकीकरण का अग्रदूत किसको बोला गया? मेजनी। और मेजनी के बाद मेजनी कब तक? 1830 में जो क्रांति हो रही थी, उसके बाद 1831 में उसने क्या किया था? यंग इटली का स्थापना किया। और 1834 में जो है कि निराश्रित होने के बाद उसने यंग यूरोप का स्थापना किया। और 34 के बाद जो है कि लगभग जो है कि 1848 आते आते इसका अस्तित्व यहाँ इटली से खत्म हो जाता है। 1848 के बाद जो है कि नया कहानी स्टार्ट होता है। नहीं, अब जो है कि इसमें इस जगह जो है कि चार्ल्स अल्बर्ट का मृत्यु हो जाता है और यहाँ का नया राजा बनता है कौन? विक्टर एमेनुअल। और वो अपना प्रधानमंत्री किसे चुनता है? और मेजनी जो है अच्छे आदर्शवादी थे और व्यवहारवादी क्या थे? कम थे। ऐसे विचारकों में से अब जो है कि काउंट काउर, नहीं, राजा नया बना, वो राजा कौन था? विक्टर एमेनुअल चाहता था, ये राष्ट्रवादी भावनाएं का था, जबकि चार्ल्स अल्बर्ट राष्ट्रवादी भावनाएं के नहीं था। वो सिमटा हुआ था, ये विस्तार चाहता था, पूरा इटली एक होना चाहता था। इसलिए अपना एक नया प्रधानमंत्री, होशियार प्रधानमंत्री, चालाक, एकदम चतुर कूटनीतिक चुना उसने। किसको? काउंट काउर को। और काउंट काउर ने जो है कि पूरे इटली का जो है कि पूरे विदेशी सहायता से इटली का एकीकरण में जो है कि सफल रहा। और ये सफलता जो है कि उसने अपने कूटनीतिज्ञ से जो कि इटली का जो है कि
समस्या, पूरे यूरोप का समस्या बता दिया। और उसने सबसे पहले जो है कि अपने नीति से जो है कि किसे, नेपोलियन तृतीय से इसने क्या किया, हाथ, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और बताए थे कि नेपोलियन तृतीय जो है कि जब 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 जर्मनी और मेटरनिक यानी ऑस्ट्रिया के बीच में सेडवा का युद्ध हो रहा था। सेडवा, कौन सी का, सेडवा कब हो रहा था, 1866 में हो रहा था। उस समय जो है कि 50,000 सैनिक जो है कि काउंट काउर जो है कि नेपोलियन तृतीय के सहयोग में भेजा था। और मित्रता के बाद जो है कि इटली का पूरा समस्या बता दिया था और बाद में सहयोग किया। और सहयोग में जो है कि पिडमोंट से आकर के 1866 के बाद जो है कि ये लोम्बार्डी को अधिकार किया। कब, क्या, अरे हम क्रीमिया युद्ध छोड़ दिए, यहाँ पे हम क्रीमिया युद्ध से आगे चले गए। सुनिए पहले क्रीमिया के युद्ध में जो है कि देखिए, सेडवा का युद्ध हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था कि जब 50,000 सेना भेजा था, तो क्रीमिया युद्ध में भेजा था। ये आपका ये वाला एरिया रूस वाला एरिया है ना, ये रूस वाला एरिया है। यहाँ तुम्हारा कौन सी है, ये तुर्की है। यही है तुर्की है। तुर्की में 2 चर्च था, कैथोलिक वाला और ये आज हमको जरूरत नहीं है जी, आज इसे हमको जरूरत नहीं है, इसे हम मौखिक रूप से बता रहे हैं, इसे सुन लीजिए खाली। यदि लिखेंगे तो फिर हम जर्मनी क्या पढ़ाएंगे। ऐसे मौखिक हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक बगल से कहाँ जा रहे हैं, एक बगल से जाएंगे तो हमको लेट हो जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा ना, समझिए। तो इसे इसके बाद हम स्लो होने वाले हैं ना, थोड़ा सा हम जो कि प्रीवियस वाला थोड़ा सा बातें कर रहे हैं। 1853 में जो है कि हमने देखा वहां पे रूस के बगल में किसका युद्ध, क्रीमिया युद्ध में 50,000 सैनिक भेजता है कौन काउर। और इससे मित्रता होता है और अपना इटली का समस्या, पूरे यूरोप का समस्या बता करके साथ ले लेता है किसका, नेपोलियन तृतीय का। और लोम्बार्डी पर जो है अधिकार करना शुरू कर देता है। लोम्बार्डी पर अधिकार तब करना शुरू करता है, किसे सहायता से करना शुरू करता है, नेपोलियन तृतीय की सहायता से। और लोम्बार्डी पर अधिकार कब कर लेता है इसने, 1859 में, 1859 में। अब जो है कि यहाँ पर कर दिया किसने। इसके बाद जो है कि जब अधिकार कर लिया, तुरंत जो है कि ऑस्ट्रिया यानी कि मेटरनिक जो है कि दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रैंक विला का जो है कि संधि होता है, नहीं होता है, फ्रैंक विला की संधि होता है। और फ्रैंक विला की संधि के बाद जो है कि यहाँ क्या होता है, विराम हो जाता है, यहाँ पे युद्ध क्या होता है, रुक जाता है। और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधिकार में ही रह जाता है। इसके बाद जो है कि तब जो है कि नेपोलियन तृतीय को जो है कि मेटरनिक जो है कि काउंट काउर जो है कि नीस और सेवा का जो लोभ देता है किसको, नेपोलियन। और ये दोनों जो है किसको देता है, फ्रांस को। अब फ्रांस को देने के बाद जो है कि फ्रांस को यानी कि नेपोलियन तृतीय को देता है। देने के बाद जो है कि एक अधिकार मांग लेता है कौन सी, यहाँ तस्करी, मेडोना और परमा में जो है कि जनमत संग्रह कराया जाए। और जनमत संग्रह से क्या हुआ, सभी जनता जो है कि आ गया काउंट काउर के पक्ष में और पूरा अधिकार तुरंत हो गया। यानी कि 1859, 1860, 1860 तीनों एरिया राजकुमार का छीन लिया, ऑस्ट्रिया का राजकुमार का था, ये छीन लिया। इसके बाद 1860 में इसी घटना जब यहाँ क्रांति हो रहा था, इसी में बात की थी यहाँ का बिस्मार्क, ओह सॉरी, क्या यहाँ गेरिबाल्डी ना। तो गेरिबाल्डी जो है कि ऐसे लहर को देखते हुए अपना भी लहर यहाँ चालू कर दिया। नाविक था ये पेशे से, और इसने सभी नाविकों को सबको बुला करके और लाल कुर्ती सेना का स्थापना किया ना। और स्थापना करने के बाद जो है कि उसने 1859 से 60 में यानी कि सिसिली 1859 और 1860 होते होते जो है कि नेपाल और सिसिली को क्या कर दिया इसने, आजाद दिला दिया। नहीं, जबकि ये सार्डिनिया पहले से ही था, नहीं था, इटली के राजा के साथ था। इसके बाद जो किया हो गया 1859। अब इस बीच में आ गया यहाँ पर, इसी बीच में जो है कि जर्मनी आक्रमण कर देता है किस पे, ऑस्ट्रिया पर। हो जाता है सेडवा का युद्ध 1866 में। सेडवा के युद्ध में जो है कि अपना सैनिक जो है कि ऑस्ट्रिया बुलाता है और ये खाली पड़ जाता है। और अभी फिलहाल यहाँ का राजा कौन था, विक्टर एमेनुअल के द्वारा जो है कि 1866 में इस पे अधिकार हो जाता है वेनेशिया पर, नहीं वेनेशिया हो जाता है। उसके बाद जो है कि 1866 के बाद 70 आते आते जो है कि भीड़ जाता है जर्मनी किससे, फ्रांस से। हो जाता है कौन सी का, सेडोन का युद्ध।
शटडाउन का युद्ध, किसका युद्ध होता है? शटडाउन का युद्ध 1870। ये सीक्वेंस देखना, सब मिलेगा अभी, सीक्वेंस हम पूरा देखना, यूरोप में जोड़ देंगे अभी। शटडाउन का युद्ध होता है, और शटडाउन के युद्ध में जो है कि ये जो है कि नेपोलियन तृतीय को जो है कि बहुत बदतर तरीका से हारना पड़ जाता है। इसलिए जो है कि अपना देश को बचाने के लिए अपना सैनिक जो है कि पोप के रक्षा में, बताए थे कि पोप का रक्षा कौन करता था? ध्यान रखना कि पूरे यूरोप में जहां भी पोप रहता था, उस पोप का रक्षा करने का दायित्व किसका था? फ्रांस का था, क्योंकि इससे बढ़ के राजा कोई नहीं था, पावरफुल यही था, इसलिए इसी का चलता था, और यही अपना पोप का रक्षा करने के लिए अपना सैनिक यही भेजता था। ऐसा में याद करो, चर्चों में, वहां पर भी, तुर्की में भी, अपना चर्च में भी यही भेजा था, नहीं था? और इसी बीच में जब युद्ध होता है तो इस सेना अपना बुलाता है, और यहाँ पर देखता है क्या बताए थे कि इसी बीच में 1861 में जो है कि मृत्यु हो जाता है किसका? कंकाबुर को हो जाता है। अभी अकेला राजा कौन है? विक्टर एमेनुअल के द्वारा जो 1870 में ये भी कब्जा हो जाता है, और इटली का एकीकरण क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ये तो हम इटली का एकीकरण फिर से दोहरा दिए, इस क्लास में भी दोहरा दिए, लेकिन आज का उद्देश्य मेरा ये पढ़ना नहीं, आज का उद्देश्य मेरा पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण, कि राष्ट्रवादी भावनाएं सब एक हुआ, इटली एक हुआ, और इटली एकीकरण पूरा हुआ, और जैसे कैसे बिखरा और कैसे एक हो गया, ये घटना हम पूरा सिखा देंगे। अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो है वो है जर्मनी का एकीकरण। अब जर्मनी जो है कि पहले बिखरा हुआ है पूरे, फिर जर्मनी एक हो जाएगा, यही उद्देश्य है आज का मेरा पढ़ना, और यहीं से आज मेरा क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आइए, सब घटनाक्रम दिमाग में बैठा हुआ है। आइए अब पुनः हम चलते हैं कहाँ पर? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन से पूरे यूरोप में बदलाव वियना सम्मेलन के बाद में, सब बीज वहीं से। आइए वियना सम्मेलन आते, याद होगा आपको बताते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ये जो है कि नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा दे रहा था, बंधुत्व का नारा दे रहा था, ये जो है पूरे यूरोप पे छा गया, और यूरोप में बहुत जगह जो है कि इसने अपना अधिकार क्षेत्र जमा लिया था। और बताए थे कि ये जो देख रहे हो आप मैप, ये जो देख रहे हैं फिलहाल जो पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं, इस मैप में जो एरिया देखिए, ये एरिया दिखाई दे रहा है, हाँ? उस समय ध्यान देना, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के समय में फ्रांस यहां तक है, फ्रांस यहां तक है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो इस तरह जो अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, देखो स्वतंत्रता दे रहा था लेकिन वो अपना अधिकार भी दिखाता था। तो राइन राज जो देखते हो, ये राइन नदी है, यहाँ पर कौन नदी है? राइन नदी, हम शॉर्टकट बनाए हैं इसमें। तो राइन नदी तक जो कि इसमें कई राज्यों के प्रांतों को मिला करके ये जो है कि लगभग जो है कि मिला करके एक राइन राज का गठन किया था। तो राइन राज जो है किसने बनाया था? जर्मनी के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, इसका और भी कई जगह अधिकार था। तो ये राइन राज है, राइन राज है। तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ये 1814 से पहले जो है कि राइन राज का स्थापना कर चुका था जर्मनी। ये दिमाग में आ गया? तो ये तुम्हें दिमाग में आ गया जर्मनी का ये एरिया राइन राज कैसे समझ में आया? तुम्हें ये बात समझ में आ गया कि जर्मनी का ये वाला एरिया जो है कि राइन राज कहलाता है, और राइन राज का स्थापना किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। समझ में आ रहा है सबको? दिमाग में बैठ रहा है सबको? हाँ, तो जर्मनी का ये वाला हिस्सा क्या है? राइन राज। क्या नाम है? और जर्मनी का देखना यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा देखो, देख रहे हो? तो जर्मनी का ये ऊपर वाला हिस्सा का नाम है सेल्सविग। क्या नाम है इसका? सेल्सविग नाम है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? सेल्सविग। और सेल्सविग से जस्ट नीचे प्रांत उसका नाम था होल्स्टीन। होल्स्टीन। क्या नाम है इसका? होल्स्टीन। क्या नाम है इसका? ठीक है, और ये राइन राज हो गया, सेल्सविग हो गया, होल्स्टीन हो गया। ये सेल्सविग जो देखते हो ये डेनमार्क देश है, इसी का जो है कि द्वीपीय क्षेत्र है जो आप कोपेनहेगन बोलते हैं। ठीक है, तो डेनमार्क के जस्ट नीचे सीमा वाला एरिया में था कौन चीज? सेल्सविग। और कौन चीज था? होल्स्टीन। ये यहाँ है, ये हम थोड़ा सा बड़ा पिक्चर में दिखा दिए, छोटा छोटा लेकिन है। ठीक है, और जर्मनी का देखोगे सबसे बड़ा वाला एरिया देखोगे दिखाई देगा, ये नाम इसका प्रसा। क्या नाम है इसका? प्रसा। पूछेंगे जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत क्या था? प्रसा। ठीक है, और जर्मनी में इस समय यानी कि 1814 से पूर्व इस समय किसी को ये बात जानता ही नहीं है कि राष्ट्रवादी भावना होती क्या है।
ये बातें, हालांकि यहाँ से जन्म हुआ है, ये बातें भावनाएं फैलना शुरू हुआ है, लेकिन इससे पूर्व जो है कि जो देख रहे हो ये प्रांत, इसका मतलब है कि सब अलग अलग जो है कि एक दूसरे से जो कट्टर दुश्मन बना हुआ है, तब ना अलग है जी। कोई भी सीमा यदि एक ही जमीन है, एक ही पिता का जमीन है, पिता बेटा जो बांट लिया, इसका मतलब दोनों बेटों में क्या है, अनबन चल रहा है, तब ना वहां पर बंटवारा दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? तो तुम जो जर्मनी के अंदर जो ये देख रहे हो कटा हुआ, ये सब सीमा देख रहे हो, इसका मतलब ये अपना अपना एक अलग क्षेत्र दिखाता होगा। और जब ये अलग क्षेत्र दिखाता है, इसका मतलब है कि यह अलग अलग क्षेत्र का अलग राजा होगा, नहीं होगा? क्या होगा? होगा। ये जो तुम देख रहे हो फिलहाल, ये बहुत कम दिखा रहे हो, इससे भी छोटा छोटा था, इससे भी छोटा छोटा था। तो अभी जो फिलहाल तुम देख रहे हो, ये बड़े बड़े क्षेत्र दिखा रहे हैं। ये कहानी कब की है, थोड़ा सा पहले एरिया यहाँ समझ लो, उसके बाद कहानी हम लेके आते हैं। तो ये वाला एरिया जो देखोगे, राइनराज, दिमाग बैठ गया। और जर्मनी का सबसे बढ़िया, इसका नाम क्या है, प्रसा, और सेल्सबिग और होल्स्टीन। और इसके नीचे जब देखोगे, ये है नाम, इसका नाम है बावेरिया। इस एरिया का नाम, इस क्षेत्र का नाम है बावेरिया। और दोनों सबके बीच में इसका नाम है फ्रैंकफर्ट। क्या नाम है? फ्रैंकफर्ट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखोगे, इसका नाम है वेस्टफेलिया। क्या नाम इसका? वेस्टफेलिया। क्या है जगह का नाम? इस क्षेत्र का नाम क्या है? वेस्टफेलिया, बावेरिया, फ्रैंकफर्ट, सेल्सबिग, होल्स्टीन, राइनराज, परसा। जर्मनी के अंदर तुम्हें ये समझ में आ रहा, जर्मनी का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? और इस प्रसा के बाद देखोगे सेल्सबिग, होल्स्टीन, राइनराज, फ्रैंकफर्ट, वेस्टफेलिया और बावेरिया। बावेरिया क्या है? बावेरिया। समझ में आ रहा है सबको? चलो ठीक। अब घटनाक्रम कहां शुरू होता है, ये देखो। घटनाक्रम शुरू होता है यहां से कि वियना सम्मेलन से। कहां से? आइए, वियना सम्मेलन से। वियना सम्मेलन, वियना, यहाँ लिखे हुए, हाँ लिखे हुए। आइए, वियना सम्मेलन। जब वियना सम्मेलन हुआ था, तो वियना सम्मेलन में मेटरनिख जो है कि उसका उद्देश्य था कि पूरे यूरोप में जो है कि क्या स्थापित हो, राजतंत्र स्थापित हो। तो जब राजतंत्र स्थापित हो रहा था, तो पूरे यूरोप में ना स्थापित कर रहा था। और उसी बीच में याद करो कि पुनः राजतंत्र स्थापित कर पहले से जो था, नेपोलियन बोनापार्ट के मरने के बाद, हराने के बाद वाटरलू के युद्ध में, उसके बाद जो कि पुनः सबसे पहले बुर्बो वंश का स्थापना यही करता है। पुनः बुर्बो वंश को लाता है इसने। लाने वाला कौन था? मेटरनिख। और उससे पहले राजा था ये ऑस्ट्रिया का, ये नहीं था। तो सिर्फ ये यहाँ पर ही कर रहा था नहीं, वो जर्मनी में भी किया था। उसने इटली के अंदर भी देखे थे, बताए थे कि इसको 7 भागों में बांट दिया था इसने। कितने भागों में बांट दिया था? तो क्या तुम्हें ये ध्यान में नहीं आ रहा होगा क्या, ऑस्ट्रिया जब फ्रांस के अंदर जो है कि बुर्बो वंश को ला रहा है, यहाँ इटली को बांट रहा होगा, आखिर जर्मनी में तो कुछ किया होगा उसने, पूरे यूरोप में उसने परिवर्तन दिया है, राजतंत्र पुनः न लाया है उसने। दिमाग को बोझा नहीं करना है। तुम्हें इटली के एकीकरण समझ में नहीं आया तो तुम्हें कोई ध्यान नहीं है, यहाँ जो नया कहानी बना रही है यहाँ समझना, ठीक है? समझ आ रहा बात? दिमाग लेनदेन नहीं हुआ है इस सब चीज को लेकर के, है ना? तुम यहाँ सोचो, अब यहाँ फ्रांस से जब हम बोले कि नया कहानी यहाँ शुरू करते हैं, फ्रांस से, सॉरी जर्मनी समझो, ठीक है? जर्मनी के एकीकरण जहां से हम बात कर रहे हैं, वहां से तुम अपना दिमाग को जीरो बना करके वहां सोचो। खाली ज्यादा सोचोगे, दिमाग जो है कि जो भी जर्मनी का एकीकरण समझ में आएगा नहीं आएगा समझ में, ठीक है? हम पुनः बात वहीं से कर रहे हैं, कहाँ शुरू कर किए हैं? वियना सम्मेलन से बात की है। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? अब आते हैं कि वियना सम्मेलन में जर्मनी के अंदर क्या क्या था मेटरनिख में, ये बातें समझते हैं। तो वियना सम्मेलन से पूर्व, वियना सम्मेलन से पूर्व ये जर्मनी के जो हिस्सा देखते हो, ये सब मिलाकर के जितना भी देखते हो, छोटे बड़े प्रांत मिलाकर के लगभग 300 प्रांत था यहाँ पे। कितना प्रांत था ये? 300 प्रांत में बटा हुआ था। और अपना भारत भी हम बताए थे, अपना इंडिया भी लगभग 550 प्रांत में था। जब राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं थी यहाँ पर, तो उस समय हम औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 की कहानी के बाद बोले थे कि भारत जो है कि 550 प्रांत में टूटा हुआ था। तो वैसे ही देखो,
1800 करीब की बातें हैं, 1700 के बाद है वहां पर भी। पूरा जर्मनी 350 प्रांत में था। 350 प्रांत, उस समय जो प्रांतीय राजा हुआ करते थे वो अपने आप, मतलब क्या